हेलो, नमस्कार, नंदन अभिनंदन मंदन। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट साहिल सन्नी। और दोस्तों, आज साहिल सन्नी फिल्म प्रोडक्शन ने भी शुरू किया है एक नया पॉडकास्ट शो। ऐसा पॉडकास्ट जिसमें हमारे सेलिब्रिटीज वैसे होते हैं जिनका नाम तो होता है लेकिन गुमनाम होते हैं। आज ऐसे ही एक सितारे से आपकी मुलाकात करवाऊंगा जो कि कला के क्षेत्र में एक अग्रणी नाम है। बिहार का उसे कौवा बिरयानी कहते हैं। आइए आपको मिलाते हैं हम अपने बहुत ही शानदार गेस्ट रामू रंगीला से। नमस्कार सभी श्रोता को साहिल सन्नी फिल्म प्रोडक्शन की ओर से नमस्कार और मेरे तरफ से भी नमस्कार। रामू जी, आज ये पॉडकास्ट का पहला एपिसोड। जी, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ बहुत सारे लोग पॉडकास्ट का आरंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं हमारी बहुत ही प्रिय और यूं कहें कि लोग करोड़पति होते हैं, लाखपति होते हैं। हमारी जो पत्नी है वो धर्मपत्नी इंदु यादव जी। बहुत बहुत आभार। नमस्ते, प्रणाम। मैं इंदु यादव। आज हम लोग का पहला एपिसोड है। आज हमारे इस पहले एपिसोड रामू जी हमने बतौर गेस्ट आपको आमंत्रित किया है। जी, तो आपका बहुत बहुत स्वागत। और आज हम बातें करेंगे आपके कैरियर के जर्नी के बारे में। तो क्या आप तैयार हैं? एकदम बिल्कुल तैयार। रामू जी, आपके बारे में लोग कहते हैं कि आप बिहार के कौवा बिरयानी हैं। जी, तो आपको कब लगा कि आप कौवा बिरयानी? एक वीडियोज में बनाया था जिसमें कौवा बिरयानी का मैं विजय राज जी का कॉपी किया था जी। और वो वीडियोज वायरल हो गया। वो 2.9 मिलियन में गया। ग्रेट, वाओ। और इसके बाद में उसे एक रात में उस वीडियो से मैंने 35,000 रुपीज कमाए। गेम किया। जी, इंदु जी, आपको शायद पता नहीं हो, एक फिल्म थी साली बड़ी सतावली जिसमें रवि किशन अभिनय कर रहे थे। और रवि किशन ऑन सेट जब इन्हें देखे तो क्या हुआ था, क्या वाक्य हुआ था? आपको देख के रवि किशन ने क्या सोचा था? रवि किशन साहब मुझे देख करके वो तो अचंभव हो गए। और हम लोग सिलवासा में किसी रिसोर्ट में शूट कर रहे थे तो रवि किशन साहब मुझे बुलाए। मैं उनके पास में गया तो बोला कि यार तुम तो विजय राज हूँ। नहीं सर, मैं विजय राज नहीं हूँ, मैं विजय राज जी का कॉपी। तो उन्होंने सवाल हमसे किए कि यहाँ तक किसने लाया। तो मैं बोला कि मेरा एक मित्र है साहिल सन्नी और हम लोग पास में ही एक ही शहर के रहने वाले हैं। वही उसी ने मुझे यहाँ तक इस मंजिल तक मुझे। बहुत बहुत आभार। आपने मेरा नाम वहाँ भी लिया था और मैं गवाह हूँ। रवि जी ने मुझे ये बात कहा भी था कि तुम्हारे शहर में एक अनोखा सा किरदार है और आप चाहो तो वो बिग सेलर हो सकता है। तो आइए आज के एपिसोड में हम रामू रंगीला से वैसी कुछ बातें करने वाले हैं जो उन कलाकारों के लिए बहुत फायदेमंद होगा जो अपने जिंदगी में कुछ बेहतर और बहुत बेहतर करना चाहते हैं। दोस्तों, किसी ने कहा है कि रंग वाले तो रंगों से तस्वीर बदल देते हैं, कमान से निकला हुआ हर तीर बदल देते हैं, और तुमसे एक वक्त न बदला गया, बदलने वाले तो सबकी तकदीर बदल देते हैं। तो आज के डेट में बातें होंगी किसने रामू रंगीला जी के कैरियर में क्या अपना अहम भूमिका लगाया, रामू रंगीला जी यहाँ तक पहुँचने में किन किन चीजों का सामना किया। आप भी पूछ सकती हैं रामू जी की जर्नी के बारे में। रामू जी, आपके बारे में हम जानना चाहते हैं। चलिए इंदु जी, आपको नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया जो आपके स्टूडियो में और आपके साथ मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला। तो रामू जी, हम आपसे अब ये जानना चाहते हैं कि आपके बारे में मैंने बहुत सुना है। साली बड़ी सतावली में आपने काम किया है और बहुत सारे मतलब प्लेटफॉर्म पे आपने काम किया है। तो आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? एक शेर किसी शायर ने लिखा है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा आएगा। जिस शख्स का 4 साल के एज में पिताजी के सर से साया छूट जाए, पिताजी गुजर जाए, और वो शख्स आज यहाँ तक का सफर
तय करके आप लोगों के बीच में और यहाँ आने का मौका मुझे मिला और सीतामढ़ी शहर में लोग मुझे जाना। तो इंदु जी, आप ये बताइए कि ये शख्स ने कितना मेहनत किया हो। नहीं, सच बात है। रामू जी के बारे में सीतामढ़ी में मतलब बच्चे बच्चे तक जानते कि रामू जी बहुत बड़े कलाकार है। और रामू जी के बारे में हमने बहुत लोगों से सुना, इसलिए आज रामू जी को हम लोग अमर। और कुछ बताना चाहिए रामू? रामू जी, आप सिर्फ सीतामढ़ी की पहचान नहीं, आप पूरे बिहार की, या यूं कहें कि कलाकार वगैरह संपत्ति होता है राष्ट्र। और राष्ट्र हिंदुस्तान के महाराष्ट्र में ही आपने अपनी झलक दिखाई, और वहां भी आपने झंडा गाड़ा। ग्रेविटेशन इसके गवाह रहे, रानी चटर्जी जी इनकी गवाह रही। हालांकि आप हास्यपद रहे, क्योंकि विजयराज का जो कैरेक्टर है कौवा बिरयानी, वो अपने आप में हास्यपद रहा। तो मैं आपकी शैक्षणिक योग्यता की बात करूंगा। आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की, और आपकी जर्नी कैसे रही, कलाकार कैसे बनने? देखिए, 4 साल के एज में हमारे पिताजी गुजरे गए। पढ़ाने वाला तो कोई था ही नहीं जी। कभी मैंने स्कूल नहीं गया। पिताजी नहीं थे, भाई भी नहीं थे, और एक छोटा सा मिट्टी का घर था। राइट। उस घर में मैं और मेरी बहन एक छोटी सी थी, और मेरी माँ, वो 3 आदमी एक ही घर में गुजारा करते थे। और दिन में हमारी माँ किसी गांव में जा करके किसी का धान रोप करके, जैसे किसी का सेवा करके, वो मरुआ का रोटी उस समय था, ग्रेवी था, और चटनी ये आंचल में छुपा करके वो लाती थी। तो उसको 3 टुकड़ा किया जाता था, और वो खा करके जो मैं बड़ी शौक लगी रहती थी दिल में कि मैं भी स्कूल जाऊं, मैं भी पढ़ूं, मैं भी इंग्लिश बोलूं। लेकिन मेरे पीछे तो कोई था ही नहीं। इसके बाद में मेहनत करते 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 एक हमारे गांव में एक नाच आया। तो नाच का जो अनाउंसर था, वो एक शेर बोला जी। तमाशा खूब देखिए तमाशा देखने वाले, तमाशा खूब देखिए तमाशा देखने वाले, तमाशा खुद न बन जाए तमाशा देखने वाले। इरशाद इरशाद। उसी दिन मैं उस एंकर का शेर सुनकर मेरे जहन में ये आया कि काश मैं भी अगर एंकर बनता। तो मैं उसी दिन से अपना सीखने की कोशिश करने लगा। उसी दरमियान हमारे के जैसे आप मिले मुझे उस समय, तो हम लोग का साथ छूट गई, तो आप चले गए मुंबई। और मुंबई जाने के बाद में सीतामढ़ी में उस तरह का माहौल था ही नहीं। राइट। या कोई एंकर बने या कोई एक्टर बन सके। तो फिर आपने 15 साल के बाद मुंबई से जब लौट करके सीतामढ़ी शहर में आए तो एक माहौल बना, और हर कानों तक ये आवाज गूंजती थी कि साहिल सन्नी फिल्म प्रोडक्शन, साहिल सन्नी फिल्म प्रोडक्शन। तो उस समय आकर 2001 में आपने एक वीडियो शूट किया जीरो बैलेंस में ही हमारा मोबाइल के, जिसका हम लोग का लोकेशन जयनगर, राजनगर, मधुबनी जिला में था। माननीय संजीव मंडल जी ने। हाँ, और बहुत अच्छे डायरेक्टर थे वो संजीव मंडल जी, और उनके साथ में गोल्डी जी थे, बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे। मैं उन लोगों को देख करके बहुत प्रभावशाली, मैंने बहुत अट्रैक्टिव वो दोनों आदमी को देखा। पहली बार आपने किसी सिनेमा या एल्बम्स की शूटिंग का वो विशाल रूप देखा, जिसका कहना था वही आपने मुझे कहा कि साहिल तुमने धरती पे स्वर्ग उतार दिया। हाँ। उन दिनों मुझे लगा था कि आपकी आदत है, चूंकि आप अनाउंसर हैं। हाँ। लेकिन चूंकि आप जो हैं आज जहाँ बैठे हुए हैं, जी। मैं इंदू जी ने सवाल किया और आपने जिसका जवाब दिया, मैं आकलन भी नहीं कर सकता। किसी शायर ने लिखा है कि बूझी शमा पर सजल सकती है, कश्ती तूफान में सफर से गुजर सकती है। हिम्मत न हार, मायूस न हो, इरादे न बदल, तकदीर तेरी किसी वक्त बदल सकती है। अब वो बदलने के लिए किसी और बाहर से कोई टाटा बिरला अंबानी अडानी नहीं आए। आपको खुद ही रामू रंगीला की तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, मशक्कत करनी पड़ेगी, अपनी गरीबी को फाड़ना पड़ेगा, दहाड़ना पड़ेगा, अपनी इमेज बनानी पड़ेगी। जी इंदु जी। जी रामू जी, और आप इस क्षेत्र में, इस लाइन में आगे क्या और कुछ करना चाहते हैं बेहतरीन इससे आगे, या एंकर के नाम में सुने हैं क्या? सच में आप प्लेटफॉर्म, मतलब जो स्टेज पे प्रोग्राम होता है उसमें मैंने बहुत लोगों से सुना है कि रामू जी बहुत अच्छे मतलब एंकर है। रामू जी, जब आप स्टेज पे जब जाते हैं तो आप इंट्रोडक्शन कैसे करते हैं हमारे दर्शकों को? कि हमारा जो दर्शक है वो मुंबई में है या मान लीजिए वर्ल्ड वाइड होगा,
तो आप जरा बताएं कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक अनाउंसर अपना इंट्रोडक्शन कैसे देता है, प्लीज उसी अंदाज में। ये माइक भी है, माहौल भी है। इंद्र जी जरा माइक दीजिएगा प्लीज। जी हाँ तो मेरे भाइयों, कली से फूल और फूल से गुलदस्ते, कली से फूल और फूल से गुलदस्ते, और इस कार्यक्रम में आए हुए सभी मेहमानों को रामू रंगीला की तरफ से प्यार भरा नमस्ते। क्या अच्छा रामू जी, आप माइक उनको दे दें। मुझे पता है कि जैसे किसी को खुजली हो या तो बराबर खुजाते रहे जी, तो वैसे ही खुजली है। एज ए अनाउंसर बहुत लोग हैं जो कि हाथ में माइक लिए बिना उनको जोश नहीं। ये आपके बारे में, चूंकि आप मेरे प्रारंभिक गुरु रहे हैं और मैं अगर मुंबई के गांव से गोरेगांव गया हूं तो उसमें आपकी एक अग्रणी भूमिका रही है। शायद यही वजह है कि आप मेरे पहले सेलिब्रिटी हैं। अब बहुत सारे अभिनेताओं की आवाज निकालती जी, और मैं उसका फैन रहा। मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शक भी उन आवाज को सुने। और कौन कौन से एक्टर्स की आवाज निकालते हैं? जैसे अमिताभ बच्चन साहब हुए जी नाइट जी। जैसे अमिताभ बच्चन साहब हुए जी एक शोले फिल्म में वो डायलॉग डिलीवरी किए थे, जी। और अपने जगह से कैसे ले हेले का कोशिश की तब बोन जानूंगा। गब्बर सिंह अपने आदमियों से कहने बंदूक का फेंक दे। क्या तो बिग बी, आप अमिताभ बच्चन साहब, अगर आप आवाज सुन रहे होंगे तो आप ही नंबर दे पाएंगे, क्योंकि आपकी आवाज को कॉपी कर कर के लोग अरबपति खरबपति बन गए हैं। ये बेचारा एकमात्र पति बना हुआ है अपनी पत्नी का। तो आई होप सो बहुत लोगों को ये रिलेशनशिप का, कितने लोगों की बीवियां छोड़ के चली जाती है। तो यू आर वेरी लकी कि आप एक ही पत्नी के पति हैं। करोड़पति और लखपति तो किस्मत लगने की बात है। आप शक्ति कपूर की अभिनय बराबर किया कर देता करते थे, इधर बताइए ना, बड़ा मजा। शक्ति कपूर साहब, हाँ, मेरा नाम आराम है खप्पेला, लेकिन मैं तो और देता हूँ अच्छे अच्छे को गुल्ला तेल लगा के आहू। क्या बात। तो इंदु जी, आपके लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है रामू जी को ये सब सुनना, क्योंकि आप इनका कोई मंच देखिए ना, इसीलिए मैं बोली कि राम जी से आज यहाँ पे उनका आवाज कुछ सुने और पब्लिक के बीच भी जाए, जो और इनके लिए इनवाइट करे और इनका प्रोग्राम के लिए और तो रामू जी, शॉटगन बिहारी बाबू की भी आवाज आप बहुत प्यारा बोलते थे। जी जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी, बिहार के हैं हम, और बिहार में बिहारी बाबू की बातें नहीं हो जी। तो मजा नहीं है जी। ऐसे हाँ, मेरा नाम बिहार बाबू। अरे काम बॉस, अगर तू इधर जाता है फिर उधर जाता है, लेकिन ऐसा क्या करता है? लेकिन इधर आओ और खामोश हो जाओ। मुझे बिहार बाबू के नाम से जानते हैं। अरे काम बॉस। क्या मिथुन दा की आवाज ये इतनी कॉपी करते हैं कि इनका एक चैनल से रामू रंगीला स्टूडियो के नाम से, और उस पे मिथुन के इतने सारे वीडियोस हैं कि अगर मिथुन साहब, मिथुन चक्रवर्ती साहब, आप तक ये वीडियो पहुंचे और अगर आपने गलती से रामू रंगीला स्टूडियो देख लिया और इनका अभिनय देख लिया तो पक्का आप सुसाइड कर देंगे। कैसे आवाज लेना है? ऐसा बात नहीं है सर जी, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ ना, आजाद कर रहा हूँ सर। मैं मिथुन चक्रवर्ती साहब एक सिनेमा में डायलॉग डिलीवरी किए थे। एक मोहन जोशी साहब बोलते हैं, आओ आओ हमारे यूनियन के लीडर आओ, तुमने तो मेरी फैक्ट्री की हड़ताल समाप्त करके मेरे दिमाग का टेंशन ही दूर कर दिया। जी इस ब्रीफकेस में तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट है, ले लो। तो मिथुन चक्रवर्ती साहब कहते हैं, ए चावला, और अपने कुत्तों से कह दे तेरे और पीछे दो मिला है, अरे काटने की कोशिश ना करे, वरना तेरी फेंकी हुई हदिया अरे इसके पास में तो होगी, लेकिन उसे चबाने के लिए और इसके मुंह में एक भी दांत नहीं होगा। तो दोस्तों, आज हमारे एपिसोड के पहले पॉडकास्ट में आप देख रहे हैं रामू रंगीला को। और रामू जी, जी रामू जी, हम मतलब बहुत लोग से आपके बारे में सुने कि आप गब्बर जी का भी आवाज निकालते हैं, तो मैं थोड़ा ये दर्शकों आपका अब गब्बर जी वाला आवाज सुनना पसंद। जी जी, हमारे स्वर्गीय अमजद खान साहब जी हैं क्या बात। और शोले फिल्म में बहुत अच्छे भूमिका में निभाए थे। तो थोड़ा सा डायलॉग में कोशिश कर रहा हूँ कि ये
अरे ओ सब कितने आदमी थे? सरदार, सरदार दो। और तुम तीन? यही सोचा। सरदार बहुत खुश हो गया है। शाबाशी देगा। सुग्गा के बच्चा, तुमने तो मेरे नाम पूरे इज्जत मिट्टी में मिलाई दियो। अरे ओ साबा, इस रिवॉल्वर में कितने गोलियां है? सरदार, सरदार 6। गोलियां 6 और आदमी 3। बहुत नाइंसाफी है। आओ, आओ। अब मुझे कुछ पता नहीं। अब मैं इसको घुमा ही देता हूं। इस रिवॉल्वर के अंदर 3 जिंदगी और 3 मौत बंद है। अब मुझे कुछ पता नहीं कि इस रिवॉल्वर में किसकी जिंदगी कहाँ लिखी हुई है। अब तेरा कहाँ लोगा रेखा लिया। सरदार, सरदार मैं आपका नमक खाया। तो शुगर के बच्चों, लो अब गोली खाओ। आओ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रामू रंगीला जी के बारे में इनका परिचय सिर्फ इस वर्ष से नहीं है कि एक कॉमेडी कलाकार है, मैंने कई आर्टिस्ट है, बहुत संजीदा अभिनेता है। पर इनके अभिनय का क्या ही कहना। आने वाली इनकी कई सारी फिल्में, कई सारी वेब सीरीज, कई सारी कॉमेडी सीरीज में इनके अभिनय को देखने का मौका मिलेगा। ये बतौर गायक कलाकार भी एक बहुत ही शानदार गाना लेके भी आ रहे हैं। और इनका एक फॉर्म है, इनका एक बैनर है जिसका नाम है रामू रंगीला। एज अ पेंटर जिले में नहीं, चौदम्मा गांव में बोलते हैं चारों तरफ, नेपाल हो, हिंदुस्तान हो, खास करके जो है कि उत्तर बिहार के क्षेत्रों में रामू रंगीला की बहुत बड़ी तरह। अच्छा रामू जी, आपकी शुरुआत आई होप नाच देख के आप ऑर्केस्ट्रा में अनाउंसर रहे, बहुत सारे ऐसे मंचों पे गए होंगे जहाँ का अनुभव आपके लिए बहुत बेहतर नहीं रहा होगा। आप छोटे से परिवार में जन्म लिया, आपने अपने वास्तविक दशा का वर्णन और विवरण किया। कई सारे ऐसे दिन रहे होंगे कि उस मुफलिसी के दरमियान में किसी का बेटा ठेला चलाने जाता, रिक्शा चलाने जाता, आपने किसी एंकर को देखा और आपके अंदर इच्छा हुई कि मुझे एंकर। जब आप इस फील्ड में आ रहे होंगे या ऐसा उठापटक करने लगे होंगे या बोलने होने लगे हो, तो गांव के ही तो आप हास्यास्पद विषय रहे होंगे, लोग आपको। हाँ, पूरे गांव में लोग मुझे मजाक उड़ाता था। ये बोलता था कि अरे कभी तो स्कूल गया ही नहीं, ये एंकर कैसे बनेगा? एंकर बनने के लिए इंग्लिश की आवश्यकता हो। उस जमाने में तो एंकर उनकर शब्द ही नहीं था, अनाउंसर पे अनाउंस हाँ, करते थे। अनाउंसर भी नहीं बोलता था, अनाउंसर बोलता। अलाउंसर, हाँ, अलाउंसर बोलता। यहाँ पे पहले मतलब हाँ, अलाउंसर बोलता था। तो मैं बोलता था कि भाई अलाउंसर, तो मैं भी अलाउंसर बोलता था कि अलाउंसर राम रंगीला का प्यार भरा नमस्कार। तो उस समय बहुत ऐसे लोग थे। आप अपनी भाषा में जा सकते हैं। हाँ, तो ऐसा आदमी मिला लो। हाँ, बहुत ऐसा आदमी मिला जो बोलता था कि यार ये तो कभी स्कूल गया ही नहीं, ये तो मैट्रिक पास किया ही नहीं, नहीं इसको प्रोनाउंसिएशन की माने जानकारी है, न तलफ़ुज़ की जानकारी है, न इंग्लिश वर्डिंग की जानकारी है। मैं बोला यार ये क्या होता है? लेकिन मैंने उसमें इतना घुसा उस करेक्टर में कि आज मुझे समझ में आया जी का भी होता है, जी। का भी होता है। वैसे आप क तो जान गए, ख जान गए, लेकिन आप में और खेसारी लाल में एक बहुत बड़ी समानता है। खेसारी लाल यादव एक अभिनेता है, भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार है, वो भी ज को ज बोलते हैं। तो आपने जितनी देर तक हम लोग वार्तालाप किया उसमें ज आपने ज्यादा किया। ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, नुक्ता के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है, ऐसा हमें भी लोगों ने कहा। इंदु जी, आपको शायद पता नहीं होगा, बिहार के अभूतपूर्व मुख्यमंत्री माननीय लालू प्रसाद यादव, इनसे एक बार मुलाकात हुई और उस मंच पे ये मिमिक्री कर रहे थे लालू जी का। लालू जी बहुत दूर से ये आवाज सुन रहे थे और लालू जी हतप्रभ हो गए। ये तब ये छोटा लालू, बड़ा लालू, मोटा आलू कोई नहीं था। ये उन दिनों की बात कर रहा हूँ जिस समय लालू यादव चरम पे थे। आई होप सो 99 2000 की बात कर रहा हूं। तो क्या वाक्या रहा और कैसे आप लालू प्रसाद यादव की आवाज को आप मिमिक्री करते हैं, जरा प्लीज समझाइए, सुनाइए ना। दोस्तों, अभी जो आपके बीच ये पेशे खिदमत करेंगे जिस आवाज से, वो बिहार के भूतपूर्व, या यूं कहें कि बिहार के अभूतपूर्व मुख्यमंत्री भाई लालू प्रसाद यादव की आवाज। जी उस समय लालू प्रसाद साहब की एक
डायलॉग थे। "रा बारा का चक्का, रा लाटे गोवन तेर पियावन।" तो उस समय लालू प्रसाद जी लाठी में तेल लगाते थे। जी करो तेल, और वो लाठी में इतना तेल वो लगा दिए, वो तेल लगाते लगाते वो हारा लाठी जो जिससे बांस का होता है वो पूरी तरह लाल हो गया। क्या बात है। और उनका एक डायलॉग उस समय में लालू प्रसाद साहब उस समय मन मंच पे एक अनाउंसमेंट कर रहा था, मुझे एंकर के लिए चयनित किया गया था। लालू प्रसाद साहब का कोई शो था या कोई इलेक्शन, तो उस समय वो डायलॉग बोलते थे, "रा- रा लागे ढोलनिया में झाका, बारम कर कट्टा पहुंच गया, रा- राखो देखो, लाल टोपी वाला आया धारा आगे, साइड करो, मत बाप को कहेगा मेरा है नाम लालू है, जहाँ भी जाते हैं पूरे दाल भात के साथ जाते हैं मैं को पे। क्या बात है। तो माननीय लालू प्रसाद यादव जी, आप तक अगर आवाज पहुंचे तो आप पक्ष में बहुत सालों तक रहे हैं, विपक्ष में भी आप है। ऐसे गरीब गुरबे कलाकारों के लिए आपकी कोई ना कोई योजना होनी चाहिए, जिसमें कि ऐसे कलाकार आपके राष्ट्र का नाम जो है एक विदेशों में फैला रहा हो, आपके यार का नाम राष्ट्र हिंदुस्तान के महाराष्ट्र तक पहुंचाया हो, लेकिन गरीबी और गुर्बत का साया इनके ऊपर से इन्होंने उठाया, न इनकी कृषि सरकार। अब तो ये उन दिनों की बात होती जब रामू रंगीला एक स्ट्रगलर था। आज रामू रंगीला के पास सब कुछ, हाँ वे भी है, गाड़ी है, बंगला है, ये दौलत है, चैनल है, पैसा है। अच्छा सर, आप पहुंचने के बाद उन लोगों को जो आपको हंसते थे, अब उनका क्या रिएक्शन है? जब मैं चैनल मैं एक छोटी सी वीडियो करने के लिए डायरेक्टर को पैरवी करता था, और उस समय मैं पेंटर रहा करता। कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी डायरेक्टर अगर अपने प्रोजेक्ट को शूट करते थे तो उस समय में अरे यार यहाँ पर अच्छा पेंटर कौन थे, मेरा नाम शेर। तो वो लोगों ने मुझे वहां पर बुला करके वो बोलता था कि यार मैं तुम्हें अपने प्रोजेक्ट में काम दूंगा, अब अपने प्रोजेक्ट में काम दूंगा, थोड़ा सा ये पेंटिंग करना, थोड़ा सा ये डिजाइन करना है। तो उस समय मैं जाकर के उनका पेंटिंग कर देता था, सारा आर्ट का काम कर देता था। फिर बाद में मैं पूछता था कि सर मेरा सीन कब आने वाला है। वो बोलते थे प्रोड्यूसर डायरेक्टर कि अरे वो तो सीन खत्म हो गया था। मैं वहां पर जैसे शीशा टूट कर टुकड़ा टुकड़ा हो जाता वैसा मेरा दिल टूट कर ये मैं गवा रहा हूँ। जी। तो लोगों ने मुझे बहुत यूज किया, फिर बहुत पैरवी किया। मैं आपके साथ मुंबई तक भी गया, बहुत ऐसे सारे फिल्म में किया, बहुत ऐसे एल्बम भी किया। तो टेक्नोलॉजी आगे से बढ़ना शुरू किया तो यूट्यूब चैनल आया। तो 2018 में मैंने एक यूट्यूब चैनल खुला रामू रंगीला स्टूडियो के नाम से। तो ना उस समय मेरे पास में पैसा था, ना उस समय कस्टूम था, ना उस समय मेरे पास में कैमरा था। मैं मोबाइल से ही बनाना शुरू किया। तो लोग कहता था कि यार ये पागल हो जाएगा, ये पागल हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो मैं लगा ही रहा। 2021 में मेरा वही विजय राज जी वाला जो कौवा बिरयानी का जो है वो वीडियो रातों रात वायरल हुआ, 2.9 M में गया। तो 35,000 एक रात में मैंने पेमेंट पाया। तो बड़ी खुशी हुई। तो मेरे मोहल्ला के जो हंसने वाले हैं लोगों को पता चला कि अरे वाह, एक रात में 85,000 रुपये ये कमाया। तो उस समय बड़ी खुशी हुई कि कम से कम मैं जितना मेहनत किया, जिस मुकाम को हासिल करना चाहा, वो मुझे मिला। अच्छा नामू जी, क्या एक सवाल आपसे करूं? जी जी, एकदम बिल्कुल कर सकते। आपके जहन में हमेशा एक मेरे प्रति नजरिया ये रहा हो कि मैंने आपको फिल्म साले बड़ी सतावे में आपका रोल कटवाया। आज आप पॉडकास्ट शो में ये लोगों के बीच में अपना अनुभव शेयर कीजिए कि क्यों आपको ऐसा लगा कि एक अभिनेता को वो एक निर्माता या निर्देशक बॉम्बे जैसे शहरों में बुलाएगा, इतने बड़े मंच पे खुद के साथ में अभिनय शेयर करेगा, और उस अभिनय का रोल अगर 15 मिनट शूट हुआ है तो आई होप सो कि वो सुपर 16 पे शूट नहीं होती, हैरी एलिजा पे शूट होती से। ये तो 15 मिनट की शूटिंग में मतलब होता है 10 लाख रुपये का एक्सपेंस। तो 10 लाख रुपया एक्सपेंस आपका करूंगा, आपको ट्रेन की टिकट पेटवाऊंगा, निर्माता ने ही आपको बुलाया मेरे कहने को। जी
वहाँ रखा गया, अच्छा खाना खाया, आप पूरे सोसाइटी के साथ आप रहे, पूरी इतनी बड़ी यूनिट को पहली बार देखने का सौभाग्य मिला हमें एक में, है ना, 1 महीना तक आपने अपना काम पूरा अलग बात है, लेकिन आप पे पर्टिकुलरली किस निर्माता ने बहुत पैसे लगाए है। और जब आप इस शहर में आए और जब सिनेमा देखा आपने और उसने आपके उस पार्ट्स को काट दिया गया, फिल्म लंबी हो रही थी, तो आपने ये आरोप मढ़ा, ये कलाकार दूसरे कलाकार से चिढ़ जाता है इसलिए उसका रोल करता। देखिए सर, ये ऐसी बात नहीं हो। जी मैं वो सिनेमा साली बड़ी सतावली करके जब मैं सीतामढ़ी में आया था तो मैं रानी चटर्जी के साथ भी फोटो मैंने शूट किया। जी इसे क्या बोलते हैं उससे? फिल्म के जो निर्देशक थे दिलावेज खान साहब, उनकी साली थी रानी चिटर्स, और दिलावेज अपने भाई हैं, तो आप उनके भाई लगे तो आपकी भी साली हुई, तो रानी चटर्जी जी हम लोगों की साली, फिल्म साली बड़ी सतान। जी जी जी, रवि किशन साहब के साथ भी मैंने फोटो खींचा, जिसे सेल्फी बोलते हैं। जी जी, सबके साथ आपने खिंचवाया कि अनदर प्रश्न है, आज आप दुनिया के सामने इस बात को मानते हैं कि एक कलाकार दूसरे कलाकार से घृणा करता है? नहीं नहीं, मैं आपको दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ साहब। आप नहीं सब ठहरा रहे ना, क्योंकि आप नहीं नहीं, उस समय भी मैं जब जब ये बिहार में अपने घर पे आया तो उस एक प्रोड्यूसर था जो मुंबई में ही, जहाँ एडिटिंग ये फिल्म की हो रही थी, वहाँ पे वो बैठा था, तो वहां से वो मुझे कॉल किया कि रामू जी, कि जैसे आपका जो इस सिनेमा से साहिल सन्नी ने ही पूरे सीन को कटिंग करके हटा। अभी मैं कहाँ था? तो उस समय आप तो सीतामढ़ी बिहार में ही थे, अपने मैं घर। यहाँ हूँ और रोल कैसे काट दिया है? नहीं, मैं आपको दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ, उसने जैसा बोला। देखिए, डेस्टिनी तय करती है कि हमारा रोल कहाँ कटेगा। कोई आदमी किसी का बाप नहीं, ऊपर बैठा है खुदा है, अली और बजरंग बली, ये हर किसी का मुकद्दर है। लेकिन फिर साहिल जी, बाद में मैं सोचा कि साहिल तो मेरा सीन कैसे कटवा सकता है, कि जहां जहां मैं दोनों ने कॉमेडी किया, जहां जहां मेरी सीन है वहां वहां तो साहिल भी था। तो जितनी मेरी सीन कटी होगी उतनी तो साहिल के भी कटी रही। तो मैं ला के आप डिजिटली जब एल्बम्स वगैरह या फिर आपने डिजिटली जब चैनल्स चलाने लगे, तब आपको समझ में आया कि रोल करते हैं जब लेंथ लंबा या आता है, ये वो सब सारी चीजें। लेकिन उस समय आपके दिमाग में थोड़ी देर के लिए ही सही, कि कई का जब मन में विचार ले आइएगा ना कोई मंत्रा घुस ही जा। दर्शकों, एक कलाकार चाहे वो छोटे शहर में, गांव में हो या गोरे गांव में, दूसरे कलाकार का अहित बिल्कुल नहीं कर सकता। ये अलग बात है कि उस समय उसके पास उतनी सोचने की शक्ति है, इसलिए उसने वैसा ही सोचा। तो विश्व के तमाम कलाकारों को इस कलाकार के माध्यम से, हम सब कलाकार के माध्यम से, ये एक बहुत छोटा जॉब नहीं है, सिनेमा बनाना काम नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता है नदी से, और सिनेमा तो एक पार्ट है। कलाकार होना ही आम बात नहीं, जी कथाकार होना ही आम बात नहीं, पत्रकार होना ही आना। हाँ, तो मैं था दी कलाकार राष्ट्र की संपत्ति होता है, और आप तो अद्भुत कलाकार जी। आपकी जर्नी ही शानदार रही है। अद्भुत नहीं किए सर, मैं आज भी कोशिश में लगा रहता हूँ। अच्छा, ये तो हो गई जिंदगी की परेशानियों का। कोई ऐसा वाकया जो अभी कभी कभी आप सोचते हैं कि शूटिंग में ऐसा कुछ हो गया और आप हंसते भी हैं, और उस समय आपको लगा था बात आज के बाद ये सब लाइन वाइन छोड़ के निकल जा। एक फिल्म में कर रहा था भोजपुरी नायक द बॉस, जिसने भी वर्तमान में हमारे जो सीतामढ़ी नगर निगम के जो मेयर साहब हैं, मेयरपति आरिफ हुसैन जी, और हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, हमारे नौशाद खान साहब, अली खान साहब, और भोजपुरी के जाने माने अमरीशपुरी कहलाने वाले ब्रजेश त्रिपाठी। उनके साथ में मैं, उनका एक भाई का मुझे किरदार में, को के साथ में मेरे काम करने। एक मिनट, मुझे हंसी आ रही है, उसकी डबिंग मैंने की थी बॉम्बे में। जी हाँ जी। तो मैं तो कभी जब ये कैमरा ऑन होता है तो मेरा हालत खराब हो जाता है कि भाई मैं कैसे करूँ, इतने बड़े एक्टर हैं, एस्टेब्लिश्ड एक्टर है, मैं तो छोटा मोटा एक्टर हूँ। तो जब ब्रजेश त्रिपाठी के साथ में जब मैं गया तो लगातार 5 टेक में ले लिया। करेक्ट। हाँ ना, तो 5 टेक जब मैं ले लिया तो ब्रजेश त्रिपाठी जी बोले, अरे तेरी माँ का भोंसला, रो कैसे कैसे कम करे, बहन चो देख, मेरे पास तेरे लिए उतना टाइम नहीं है, चल चल। अरे को डायरेक्टर कहाँ है भाई इसका?
चल इसको आउट कर फ्रेम से। तो मैं घबरा गया। तो मैं फिर प्रार्थना करके ब्रजेश त्रिपाठी जी की, सर मुझे आखिरी मौका दिया जाए जी और सर मैं अगर इस बार नहीं कर पाऊंगा तो आप मुझे लात मार करके इस फिल्म से निकाल दीजिएगा। तो वो ठीक है मैं आखिरी मौका देता हूँ। तो फिर मैं भगवान का नाम लेकर के कहा कि भगवान मेरी इच्छा है कि मैं इस फिल्म में रहूं, अगर ये सब सारी आपके हाथ में ही है। तो मैंने आखिरी कोशिश किया। तो बहुत अच्छा टेक मैंने दिया। तो फिर ब्रजेश त्रिपाठी वही गाली पड़ने वाले, वो पीठी पे हाथ दे दिए कि वेरी गुड, बहुत अच्छा टेक तुम दिया। दोस्तों, शमाए महफिल ताजिंद सजिंदा रहे, लाख लोगों ने सताया फिर भी हम जिंदा रहे। मौत बिमामी तो इस शान खुददारी के साथ ये देने वाला जिंदगी भर शबींदा। इस शेर को चरितार्थ किया है रामू रंगीला जी ने। इस कहानी से, इस हंसी मजाक से एक चीज तो समझ में है, आज हमारे बीच मस्जिद से पार्टी ये नहीं रहे, नमन है उनको। और 2-4 दिन पहले ही उनकी 1 साल हुई है वर्क की। और एक घटना और मेरे साथ में घटी, जो तेरे ही साथ मैं मुंबई में गया था साली बड़ी सतावे ले। तो मैं बोला कि बाप रे, फर्स्ट बार मैंने मुंबई में आया। वो होटल में गद्दा पे मैं सोफा पे बैठता था, वो भोजन करता था। तो मेरी इच्छा हुई कि भाई रवि किशन साहब के साथ में मुझे फोटो खिंचाना है। तो रवि साहब फाइट का शूट कर रहे थे। तो उसी दरमियान में गया रवि किशन साहब की, सर एक्सक्यूज मी। बोला क्या बात है बबुआ, कहाँ से आइलो तू? तो मैंने बोला कि सर मैंने बिहार से आया। तो का बात है बबुआ, जरा बतावा हमरा के। तो मैं बोला कि सर मैं आपके साथ एक फोटो खिंचाना चाहता हूँ। तो आवा आवा चला खिंचाला बबुआ। तो मैं रवि किशन साहब के पास ही ना गया। तो भाई वो सीनियर आर्टिस्ट, तो मैं उनके कंधे पर हाथ रख गए थे, ए बाबू तू क्या कर रहा अलबारा। तो मैं बहुत डर गया। फिर रवि किशन साहब देखे कह रहे ये लड़का तो मैं बिहार से है मुंबई में। तो मैं बोला हूँ तो ये बहुत ऐसा डर गया। फिर रवि किशन साहब ने मुझे पास बोला कि बाबू इधर आओ। तो मैं रवि किशन साहब के साथ में गया। तो फिर रवि किशन साहब मेरे साथ में प्रेम से वो सेल्फी और फोटो खींचा। यूं ही कोई व्यक्ति रवि किशन नहीं होता, यूं ही कोई व्यक्ति ब्रजेश त्रिपाठी नहीं होता, और यूं ही कोई व्यक्ति बड़ा कलाकार में एक बड़े कलाकार के साथ एक छोटा कला बनियो कहे कि एक छोटे कलाकार और बड़े कलाकार के बीच ही हंसी मजाक का दौर चलते। रामू जी से जानना चाहेंगे, रामू जी क्या आप इस जर्नी से खुश हैं? आज आप लोग के बीच में बैठ करके इस स्टूडियो में आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमारे इस स्टूडियो का प्रोड्यूसर हमारे नौशाद खान सर हैं, और बहुत अच्छे मित्र भी हैं, और ये तो हमारे बचपन के ही मित्र हैं। छोटा भाई है हम भाई। और आज मैं जो भी कुछ आर्टिस्ट बना हूँ, से इतने फिल्म किया हूँ, एल्बम किया हूँ, या मिमिक्री आर्टिस्ट बना हूँ, या इवेंट शो करता हूँ, हमारे मित्र का भी बढ़ाया हुआ ये बराबर ये बोलता है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। क्या बात। और ये मेरे हौसले को बहुत अफजाई करता था कि आप लगे रहो, एक न एक दिन वो मुकाम को हासिल तुम करोगे। और मैंने एक कोशिश में लगा रहा, मेहनत किया, और आज इस मुकाम में स्टूडियो में आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। रामू जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हम लोग आपके बारे में जितना जान पा रहे हैं, बहुत बेहतरीन कलाकार तो है ही है। और आगे आपका मतलब काम सब देखने के लिए और नए नए काम आप लाए, ये हम चाहते हैं। क्या आप इसके लिए राजी हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको इंदु यादव जी, और ये हमारे मित्र को भी शुक्रिया, और हमारे नौशाद खान सर हमारे प्रोड्यूसर हैं, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया, और देखने वाले सुनने वाले तमाम दर्शकों को भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही आशीर्वाद देते रहिए, क्योंकि अभी मैं सीख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे बहुत दूर तक जाना है, आगे तक का सफर तय करना है। और इसी तरह से जिस तरह से आप लोगों ने कौवा बिरयानी में लार प्यार आशीर्वाद दिया, उसी प्रकार आशीर्वाद देते रहिए, और मैं फिर आगे बढ़ता रहूंगा। तो दोस्तों यहीं पे हम अपनी बात को रोकेंगे, और आज अपने एपिसोड को, चूंकि लंबा एपिसोड बन रहा है, तो आज यहीं पे रोकेंगे, और पुनः पार्ट 2 में जर्नी ऑफ रामू रंगीला विद वीडियो हम आपके साथ उपस्थित। दोस्तों आज के रामू रंगीला जी जीवनी से एक चीज को क्लियर, ये जिंदगी में सपने बड़े देखा करो, क्या पता गलती से कहीं पूरे हो गए तो नंबर 1 रहो। बाकी जिंदगी जैसी चल रही है उसे कौन रोक सकता है। कोई वही जो राम रची रखा, अली और बजरंग बली की कृपा आप पे बनी रहे। और रामू रंगीला जी आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं
चलिए साहिल जी, आपको भी धन्यवाद और सारे दर्शकों को भी धन्यवाद, और इंदु जी आपको भी नमस्कार, और हमारे प्रोड्यूसर साहब नौशाद खान जी को भी नमस्कार। तो दोस्तों, ये जो कार्यक्रम था स्पॉन्सर्ड बाय आर्या न्यूज, प्रोड्यूस्ड बाय नौशाद खान एंटरटेनमेंट, निर्माता नौशाद खान, और मैं आपका होस्ट साहिल सन्नी, साथ में मेरी को पार्टनर हिंदू यादव जी। आज के हमारे होस्ट थे बिहार के, या यूं कहें कि राष्ट्र हिंदुस्तान के बहुत ही शानदार कलाकार रामू रंगीला। व्हाट्सएप सर, थैंक यू सो मच। ठीक है सर, फिर अगले एपिसोड में आपसे मिलूंगा।